हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इन्हीं टॉपिकों के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। इन संख्याओं से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है और इनके बारे में जानकारी न होने के कारण हमारा प्रश्न छूट जाता है, नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले इन सभी का हम पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा के बाद उदाहरण के माध्यम से इनके बारे में डिटेल जानेंगे। फिर इन संख्याओं से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे, जिनका अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है, तो समय को बगैर लॉस किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंक के बारे में जानेंगे। तो अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, ठीक। अच्छा, अंक किसे कहते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी को हम क्या कहते हैं? तो अंक कहते हैं। कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करें तो हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम जितनी भी संख्याएं लिखते हैं, उन संख्याओं को लिखने में इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग संकेत के रूप में किया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप लिखते हैं 25, तो 25 में आप देख सकते हैं 2 डिजिट यानी 2 अंक का प्रयोग हुआ है। एक है 2 और एक है 5, यानी कि इसमें 2 अंकों का प्रयोग हुआ है, जो कि ये संकेत का काम करते हैं, ठीक। मान लीजिए अगर 3 डिजिट का आप कोई अंक लेते हैं, मान लीजिए हम लिख दिए 150, तो 115 में 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है। एक 1 है, एक और 1 है और एक 5 है, ठीक। तो ये सब संकेत के रूप में लिखे गए हैं, ठीक, 115। तो हम कह सकते हैं कि अंक गणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? तो 10 होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 9 तक कुल टोटल संख्या कितनी है अंक? तो 10 है। अच्छा है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए अब हम संख्या के बारे में देखेंगे, ठीक। तो संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। अच्छा, संख्या क्या है? तो संख्या एक अंक गणितीय मान है, जिसका उपयोग मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक। उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। तो 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15 आदि क्या है? संख्या के उदाहरण हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ग्रुप में कुछ वस्तुएं दी गई हैं, जिनकी संख्या अलग अलग है। तो उनको दर्शाने के लिए अलग अलग संख्या का उपयोग किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर कप है, तो इनकी संख्या 10 है, तो 10 संख्या का उपयोग किया गया है, 10 नंबर का, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं एप्पल है, 13 एप्पल है यहाँ पर, तो इनको दर्शाने के लिए 13 का उपयोग किया गया, 13 संख्या का। अतः हम कह सकते हैं कि इनका प्रयोग गिनने, मापने और लेबल करने में किया जाता है। अच्छा, इन संख्याओं को लिखने के लिए अंकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम अगली कड़ी में प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। तो प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो नेचुरल नंबर क्या है? तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राकृत संख्या कहते हैं। जो भी आप गिनती सीखते हैं तो क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है, यानी कि प्राकृत संख्या। देख सकते हैं आप 1 से स्टार्ट कीजिएगा तो अनंत तक आप गिनते जाइएगा, इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, ठीक। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि हम अगर गिनती को लिखते हैं या काउंट करते हैं तो अनंत तक हम लिखते जाएंगे इसे, ठीक। कोई सीमा इसका नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या को लिखना संभव नहीं है या काउंट करना। चलिए अब हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। अब इसके परिभाषा को देखते हैं। तो प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर लें हम, तो प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से
हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्या। अगर इस समूह में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा? तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखते हैं। तो सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 होता है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि ये अनंत तक जाता है। ठीक, अगर हम 0 से गिनती स्टार्ट करें तो अनंत तक जाएंगे, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक, चलिए अब हम पूर्णांक के बारे में देखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहा जाता है। ठीक, पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं? तो यदि शून्य के साथ धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 से अनंत तक संख्याएं दी गई है, और 0 से इधर ऋणात्मक संख्या अनंत तक होती है। अथवा अगर हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें तो इस तरह के बने समूह को भी हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा हम इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर अनंत तक जाएंगे तो ये पूर्ण संख्या का परिवार होगा। अगर इसमें हम यहाँ से अगर हम ऋणात्मक संख्या को ले लें अनंत तक, तो इस प्रकार के बने समूह को भी हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक कौन है, तो अगर हम अनंत तक माइनस यानी कि नेगेटिव संख्या को लिखते जाएं तो ये अनंत होगी, तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर सबसे बड़ी पूर्णांक की बात करें तो इसे भी अगर हम पॉजिटिव में प्लस तक लिखते जाएं तो हम अनंत तक जाएंगे, तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को भी ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए अब हम सम संख्या के बारे में देखेंगे। तो सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। तो चलिए अब इसके परिभाषा को डिस्कस करते हैं। तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। ठीक, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 ... ठीक, यानी अनंत तक हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, हम सम संख्या को पहचानेंगे कैसे? तो इसे पहचानने का सिंपल तरीका है कि अगर जिसके लास्ट में यानी इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता है तो वो सम संख्या कहलाएगा। ठीक, मान लीजिए कोई हम संख्या लिख लेते हैं। ठीक, देख सकते हैं कोई संख्या है, अगर ये कहेंगे कि सम है कि विषम है तो केवल हमको लास्ट में देखना है। तो देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर 0 शामिल है इकाई अंक में, तो 0 शामिल है तो हम कह सकते हैं ये सम संख्या है। अगर किसी और संख्या की बात करें, मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से कोई भी अंक यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है। ठीक, सम संख्या के लिए 0, 2, 4, 6, 8 ये पांचों में से कोई इकाई स्थान पे आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये सम संख्या है। चलिए अब हम विषम संख्या को देखते हैं। तो विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। चलिए इसके परिभाषा को देखते हैं। तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण को देख सकते हैं। ठीक, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से आप अनंत तक लिखते जा सकते हैं। लिख, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक, अच्छा, विषम संख्या को हम पहचानेंगे कैसे? तो विषम संख्या को पहचानने का सिंपल तरीका है कि ये 5 डिजिट में से कोई भी अगर एक डिजिट इकाई स्थान पर आ जाए संख्या में तो वो विषम संख्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए एक संख्या, ये कोई संख्या है, तो देख सकते हैं यहाँ भी 5 मैच कर रहा है और यहाँ पे तो इकाई अंक पर 5 यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये विषम संख्या है। ठीक, कुछ और एक उदाहरण ले लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं 534 में यहाँ पर इकाई अंक की जगह 4 है, यहाँ पर 4 किसी में से नहीं आ रहा है, 5 में से किसी में भी 5 नहीं है, इसका मतलब इसमें से मैच नहीं कर रहा है 4, तो ये सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है।
सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। और सबसे छोटी सम संख्या कौन होता है? तो ये 2 होता है, सबसे छोटा सम संख्या। अगर सबसे बड़ा सम संख्या की बात करें तो ये अनंत होता है, ठीक। और सबसे बड़ी विषम संख्या भी अनंत होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए अब इसके परिभाषा को देखते हैं। तो वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो तो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ उदाहरण दिया गया है, इनके माध्यम से समझेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पर 4 है, तो 4 2 से भी विभाजित हो सकता है और 4 से भी विभाजित हो सकता है। इसी तरह से मान लीजिए 12 है, तो 12 3 से भी विभाजित कर सकते हैं इसको, और 4 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं 12 को डिवाइड, ठीक, और 12 से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे भी अन्य संख्या से विभाजित हों तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करें तो भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ हमने उदाहरण दे रखा है। ये 1 से 100 तक के बीच सभी अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। अब इनके माध्यम से हम समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 23 है, यानी 23। तो 23 या तो स्वयं से विभाजित होगी, यानी 23 से ही केवल डिवाइड होगी, या तो 1 से डिवाइड होगी। तो हम इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। इसी तरह से सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करें तो अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या या ऋण संख्या भी कहा जाता है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और 51 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 51 से 100 के बीच कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से 100 तक कुल टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट है जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक। तो चलिए इसके अब परिभाषा को देखते हैं। तो जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, ठीक। 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 और 71 73, ऐसे अन्य भी संख्याएं हो सकती हैं आगे, ठीक। तो सभी के बीच कितना का अंतर है? तो इन सभी के बीच 2 का अंतर है, ठीक, आप देख सकते हैं। तो इन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में हम को प्राइम नंबर भी कहते हैं। चलिए इसके परिभाषा को देखते हैं। तो जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी मस, जिसे इंग्लिश में एचसीएफ भी कहा जाता है, 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं 4 5 5 7 4 9, यानी कि ये सभी क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इनके बीच अगर मसा निकालेंगे दोनों का तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याओं को हम असह अभाज्य संख्या भी कहते हैं। हमने जितने भी उदाहरण दिए हैं इन सभी के बीच अगर एचसीएफ निकाला जाएगा दोनों संख्याओं का, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? तो इन दोनों का एचसीएफ 1 आएगा, ठीक। सह अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य होगी, लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य यानी जितने भी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं सह अभाज्य हो सकती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हम एक जुड़वा अभाज्य संख्या का उदाहरण ले लेते हैं। तो मान लीजिए 11 और 13 ये दो ठो जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो इनका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ 1 आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक, लेकिन अगर सह अभाज्य संख्या की बात करें तो सभी सह अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम 1 और 9 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। 2 और 3 ये भी सह अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जुड़वा अभाज्य नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य होगी, लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। मान लीजिए अगर क्रमागत कोई भी संख्या लिखते हैं 1 2 या 5 6 यानी लगातार कोई भी दो संख्या लिखेंगे तो ये सभी सह अभाज्य संख्या होंगी, क्योंकि इनके बीच एचसीएफ 1 होता है यानी मसा। नेक्स्ट है संपूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। चलिए इसके परिभाषा को देखते हैं। तो वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से दुगुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। चलिए अब उदाहरण से हम समझते हैं इसको। तो 6 और 28 यानी 28, 6 और 28 क्या है? संपूर्ण संख्या है। और ध्यान देने वाली बात है कि 1 से 100 के बीच केवल दो ही संपूर्ण संख्याएं हैं, 6 यानी 6 और 28। अब चलिए हम समझते हैं। तो मान लीजिए 6 का अपवर्तक कौन कौन है? अपवर्तक का मतलब कि कौन कौन सी संख्याएं इसको डिवाइड कर सकती है किसी संख्या को। तो 6 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं? तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और स्वयं 6 कर सकता है। ठीक, ये 4 संख्याएं 6 को डिवाइड कर सकती हैं। उसी तरह से मान लीजिए 28 है, इसको ये सभी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर सभी अपवर्तकों का योग ठीक संख्या मान से 2 गुना हो जाए। देख सकते हैं 6 के यहाँ पर अपवर्तक दिए गए हैं, तो इनके योग कितना हो रहा है? तो 12 हो रहा है, जो कि 6 से क्या है? 2 गुना है। तो यहाँ पर परिभाषा से स्पष्ट हो गया है कि वैसी प्राकृत संख्याएं जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, आशा है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। चलिए इसके परिभाषा को हम देख लेते हैं। तो जिन संख्याओं का उपयोग हम वास्तविक दुनिया में करते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या को r द्वारा सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यह भी वास्तविक संख्या का परिभाषा हो सकता है। ठीक, उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं 2, √4, 9, √2, √7, -5, पाई 22/7 और यहाँ पर -100। ये सभी वास्तविक संख्या के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए अब इसके परिभाषा को देखते हैं। तो वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हों तथा q 0 न हो, तो उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, 2/3, -5/4, 7/9 और -1 -6/6, ये सभी क्या हैं? तो परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसे हम समझते हैं। तो मान लीजिए p/q के रूप में लिखना है, तो हम 2/3 को लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 3 दोनों क्या है?
तो पूर्णांक है। ठीक, 2 और तीनों क्या है, 2 और 3 दोनों क्या है, पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि Q जो है शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी कि हम 2/0 नहीं लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 नहीं लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम अगर इसे डिवाइड करते हैं तो अनंत तक जाएगा डिवाइड, यानी इसे इन्फिनिटिव हम बोलते हैं। ठीक, लेकिन इसका डिवाइड करेंगे तो हमको डिवाइड निकल कर 0 आ सकता है, इसीलिए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो सभी पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्णांक को अगर हम लिखते हैं तो ये सभी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण, प्राकृत या पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है। एक भी क्या है, 0, 1, 2, 3। तो या 0 को अगर शामिल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर 1 से 0 को हटाकर हम यहाँ से लेते हैं उदाहरण, तो ये क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या का उदाहरण हो जाएगा। तो 0, 1, 2, 3 ये सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं। और इसी में मान लीजिए अगर माइनस में हम लिखते हैं -1, -2, तो ये सभी भी परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक ये सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण, प्राकृत या पूर्णांक नहीं हो सकती हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर माइनस हम यहाँ पर 3/4 लिखते हैं तो 3/4 न ही पूर्ण संख्या है, ना ही प्राकृत संख्या है, ना ही कोई पूर्णांक है। क्योंकि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या बटे में नहीं होती है। ठीक, तो आशा है कि यह टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगला है अपरिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में हम इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए अब इसके परिभाषा को हम देख लेते हैं। तो वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हों तथा Q जो है 0 न हो, तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर पाई जो है, पाई का संकेत अपरिमेय होता है। ठीक, लेकिन अगर पाई का मान हम 22/7 लेते हैं तो ये क्या होता है, तो ये परिमेय होता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा, अपरिमेय संख्या को कैसे हम पहचानेंगे? इसका सिंपल तरीका है कि अगर जिस संख्या के का वर्गमूल निकालेंगे अगर पूर्णतः निकल जाए तो ये परिमेय संख्या है। अगर उसका वर्गमूल पूर्णतः न निकले तो वो अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए √2 है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर रूट तो पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका 1.414 के समथिंग होता है, यानी पॉइंट में जाता है। इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 का भी अगर हम निकालेंगे तो इसका भी दशमलव में आता है। ठीक, और अगर √4 का हम देखें तो √4 का वर्गमूल पूरा तरह से कट जाता है, इसका वर्गमूल निकल जाता है। ठीक, इसका वर्गमूल 2 आता है, इसलिए हम √4 को परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। चलिए इसके परिभाषा को हम देख लेते हैं। तो वैसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग करने पर नकारात्मक परिणाम मिलता है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक, उदाहरण में देख सकते हैं, ये सभी उदाहरण क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। अच्छा, इसे हम पहचानेंगे कैसे? तो इसमें आई हमेशा लगा रहता है, देख सकते हैं ये 2i है, इसमें आई लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर बोला जा रहा है कि पूर्ण संख्याओं का वर्ग करने पर, काल्पनिक संख्याओं का वर्ग करने पर नकारात्मक परिणाम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि i² का वैल्यू -1 होता है। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं।
तो 2i का स्क्वायर करके देख लेते हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और i का स्क्वायर। तो हमने बताया था यहाँ पर कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो 4 यहाँ पर गुणे -1 लिखेंगे आई स्क्वायर का वैल्यू, तो कितना परिणाम निकल कर आएगा -4, जो कि नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि 2i क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का वास्तविक संसार में उपयोग नहीं होता है, ठीक, इसकी केवल कल्पना मात्र ही होता है। कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करें तो काल्पनिक संख्या को आई द्वारा सूचित किया जाता है, और आई को क्या कहा जाता है, तो आयोटा कहा जाता है, ठीक। काल्पनिक संख्याओं को अवास्तविक संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रामानुजन संख्या। तो रामानुजन संख्या क्या होती है, तो वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न यानी कि अलग अलग तरीकों से लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, तो रामानुजन संख्या कहते हैं। तो 1729 जो है, 1729 सबसे छोटी रामानुजन संख्या है, ठीक। ऐसी संख्या बहुत ही कम है। तो इस प्रकार के संख्याओं का आविष्कार भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन ने किया था, इसलिए ऐसी संख्याओं का नाम रामानुजन संख्या दिया गया है। चलिए अब थोड़ा सा उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। तो 1729 को 10 के क्यूब यानी 10 के घन प्लस 9 के घन के रूप में लिखेंगे तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 1729 आएगा, क्योंकि 10 का घन कितना होता है, 1000 यानी कि 1000 होता है, और 9 का करेंगे तो 9 का घन कितना होता है, 729, यानी कि अगर इसको योग करेंगे तो 1729 हमारा आएगा। और दूसरा लिखने का तरीका क्या है, तो 1 का घन प्लस 12 का घन, तो 1 का घन 1 होगा और 12 का घन कितना होता है, तो 1728 होता है। इसे भी ऐड करेंगे तो कितना, 1728 यहाँ पर होगा, तो इसको भी ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 1729 होगा। तो देख सकते हैं दो अलग अलग तरीकाओं से 1729 को हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से दो घनों के योग के रूप में दो अलग अलग तरीके से जिस संख्या को लिख पाएंगे हम, तो उसे रामानुजन संख्या कहेंगे। नेक्स्ट है सम्मिश्र संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो सम्मिश्र संख्या क्या है, तो वो सभी संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मिलने से बनी है उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं 2 क्या है, तो ये वास्तविक संख्या, और 3i क्या है, काल्पनिक संख्या। हमने बताया था कि काल्पनिक संख्या में हमेशा i लगा रहता है, ठीक। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या हो गया। सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस ib के रूप में सूचित किया जाता है, यानी कि इसी फॉर्म में इसे लिखा जाता है। तो जहाँ दोनों मिक्स करके मिले, ठीक इस तरह से, तो उन्हें हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा है कि ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वीडियो का कंटेंट भी आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।